हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोग को फार्मेसी एक्ट के बारे में बताने वाले हैं। फार्मेसी एक्ट के बारे में हम हिस्ट्री देखेंगे, फार्मेसी एक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं उसको हम देखेंगे, फिर स्टेट फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर हम ऑफेंसेस क्या हैं, इसका प्लांटी क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी लेजिस्लेशन इन इंडिया हिस्ट्री की हम बात करते हैं। पहले हिस्ट्री क्या है ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 20वीं सेंचुरी में ये पार्टिसिपेंट नो लेजिस्लेशन कंट्रोल द ड्रग बिल बी सो द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। 20वीं सदी इससे पहले हमारे पास कोई लॉ रूल नहीं था कि फार्मेसी को कैसे हम प्रोफेशनल हैंडल करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 1938 अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरपर्सन लेट आर.एन. चोपड़ा। आर.एन. चोपड़ा के साथ में एक कमेटी गठन किया गया। इस कमेटी को बताया गया कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो फार्मेसी की प्रॉब्लम है या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, वो उसको देखने के लिए 1930 में आर.एन. चोपड़ा के साथ में एक कमेटी गठित किया गया। इन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने फार्मेसी के बारे में डिटेल जानकारी लेने के बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दिया। 1931 में 1931 में इन्होंने अपना एक अलग से रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में जिक्र किया कि स्पेशलाइज्ड फार्मेसी के बारे में बताया। उस समय क्या था कि एक फार्मासिस्ट जो होता था वो कंपाउंडर हुआ करता था। उन्होंने इस एक्ट में रोल में बताया था कि मतलब ये कंपाउंडर जो हैं, ये इनके बीच में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और इसके बीच में एक गैप था, उसको कंप्लीट करने के लिए फार्मेसी प्रोफेशनल एक हो सकता है। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट 1931 में दिया। फिर इसके बाद में जस्ट आफ्टर पब्लिश द रिपोर्ट प्रोफेसर एम.एल. शॉर्प को इनवाइट किया गया फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लेवल, ठीक है, इन बीएचयू। मतलब आर.एन. चोपड़ा जी के तहत के अकॉर्डिंग बीएचयू में प्रोफेसर एम.एल. शॉर्प की उपस्थिति में 1933 में ये यूनिवर्सिटी बनाया गया, एक कॉलेज बनाया गया बीएचयू में। सबसे पहले बीएचयू में इंट्रोड्यूस किया गया फार्मेसी के बारे में। और फिर इसके बाद में 1935 में यूनाइटेड प्रोविजन ऑफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाया गया। इसको फिर बाद में कन्वर्ट करके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन किया गया। अब प्रेजेंटली ये जो है इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किया एम.एल. शॉर्प ने अपना एक अलग से, जो 1939 में। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस फार्मास्यूटिकल 1940 में बनाया गया। फिर इसके बाद इस कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस अपना होते रहे। इसके साथ में 1937 में फिर इन्होंने एक इम्पैक्ट बिल बनाने की कोशिश किया। ये भारत सरकार ने एक एक्ट पास करने की कोशिश किया, जो 1940 में एक बजट के साथ में बिल पेश किया गया फार्मेसी। इसमें मेन चीज़ों को फोकस किया गया, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडियन, जो ब्रिटिश इंडियन थी उनके साथ में बनाया गया। और सबसे ये बात अच्छी थी कि जो ड्रग एक्ट था 1941, उसमें भी सब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, उसके वो गठन के लिए बताया गया। और इसके बाद एक अलग से सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की भी इस्टेब्लिश किया गया 1945 अंडर द विल। इसके बाद ड्रग एंड अलग अलग रूल लाए गए 1940 में और इस्टेब्लिश किए गए। फिर इसके बाद में ड्रग एक्ट को टाइम टू टाइम चेंज करते, और इसके बाद इस एक्ट को कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी मेडिसिन को ऐड किया गया, आयुष को ऐड किया गया 1945 में। फिर
गवर्नमेंट बजट द फार्मेसी बिल स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन 1946। फिर इसके बाद में इस बिल में पहले इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसके बारे में देखा गया। इसके बाद में अब फार्मेसी एजुकेशन कैसे हो उसके बारे में भारत सरकार ने ध्यान दिया। तो आर.एन. चोपड़ा की कमेटी के अकॉर्डिंग ही, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश फार्माकोपिया के तहत अपना एक इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बनाया गया। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो डॉक्टर वी.एन. घोष ने 1949 में ये चेयरपर्सन हुए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के। इसके बाद हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसी ड्रग एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया 1948 में, और इसके बाद 1952 में रेगुलेट को फोकस किया गया था एजुकेशन पर कि हाउ टू बिल्ड योर एजुकेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। फिर इसमें डिफरेंट तरीके के, जैसे कि मैजिक रेमेडीज़, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन, इसके बाद में ये सब डिफरेंट एक्ट और लॉ इसमें इंक्लूड करते गए, बनाते गए। फिर इसके बाद ये प्रोविज़न आता गया। फिर इसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया 1984 में। फिर नारकोटिक ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, ये सब वगैरह टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा है। ये रहा हमारा फार्मेसी की हिस्ट्री जो था कि फार्मेसी एक्ट की हिस्ट्री कहाँ से क्यों, अब कब क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से हमें हमेशा ज़रूरत रही कि कुछ ना कुछ हमें फार्मेसी में इंक्लूड करना चाहिए। पहले कोई फार्मेसी टर्मोलॉजी नहीं था, ये सिर्फ केमिस्ट्री टर्मोलॉजी था, कंपाउंडर जिसको हम बोलते थे। फिर अब हम बात करते हैं फार्मेसी एक्ट के अंदर में वो कैसे क्या क्या हुआ, उसका हम इंट्रोडक्शंस के बारे में देखते हैं। अब ये बिल 1948 जो एक एक्ट बन चुका, जिस एक्ट को ये एक्ट बन चुका, ये फार्मेसी एक्ट बिल 1948 4 मार्च 1948 को ये पास कर दिया गया। अब इस एक्ट में मोस्टली फोकस किया गया प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी। जो हम फार्मेसी हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। फिर इसके बाद एजुकेशन, मतलब स्किल, नॉलेज, प्रोफेशनल, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए एजुकेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड अदर प्रोफेशनल्स। इस बजट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से कंपाउंडिंग, मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, मेडिसिन के बारे में भी प्रोविज़न दिया, रोल दिया। ये बिल फाइनली 1948 में ये एक्ट के रूप में भारत सरकार द्वारा पास कर दिया गया। अब ये एक्ट जो है डिफरेंट तरीके से बाद में इसमें अमेंडमेंट होता रहा और चीज़ें होता रहा। मोस्टली फार्मेसी एक्ट को इसलिए बनाया गया कि इसमें फार्मेसी को, एजुकेशन को कैसे रेगुलेट करें, कैसे हम उसको बिल्डअप करें और कैसे एक बेहतर से बेहतर हेल्प प्रोवाइड करा सकें। फिर इसके बाद समय टू टाइम, आवश्यकता के अनुसार समय समय पर ये चेंज होता रहा। पहला चेंजमेंट हुआ 1950 में, दूसरा चेंजमेंट हुआ ये जो अडॉप्टेड लॉ 1950 में लॉ को रूप में अडॉप्ट भी कर दिया गया था। फिर इसके बाद सेकंड चेंजमेंट अडॉप्ट जो हुआ था 1956 में। फिर इसके बाद 1959 में 24 सेक्शन में वहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया एजुकेशन के बिहाफ को लेकर के। फिर 1976 में भी 17वें भाग को चेंज किया गया थोड़ा सा। फिर बाद 1982 में 22 पार्ट को अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद डिक्लेयर द लेजिस्लेशन प्रोविजन अमेंडमेंट 1985 में 4 नंबर पॉइंट को चेंजमेंट किया गया। इसमें डिफरेंट आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पे चेंज किया गया। अब हम रही बात फार्मेसी एक्ट की, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चीज़ हो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। मेन ऑब्जेक्ट आप जैसे जान ही रहे हैं। फिर हमें एजुकेशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। दूसरी बात होता है फंडिंग नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। सराउंड मतलब हम फंडिंग भी करते हैं और प्लस
वेस्ट नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट भी हम करते हैं मॉडल एरा डिफरेंट स्टेट के हिसाब से। फिर इसके बाद हम मेन फोकस होता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड ट्रेन पर्सन कैन बी प्रिपेयर एंड सोशल वर्क। हम सोसाइटी में अच्छे से अच्छे बेहतर को मॉनिटर एंड क्वालिफाइड पर्सन को ट्रेन भेज सकें। अब रही बात जो फार्मेसी एक्ट 1948 में उसमें क्या क्या कवर होता है, उसमें सबसे पहले ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फार्मेसी एक्ट 1948 में वो कौन से चैप्टर, किस चैप्टर में क्या क्या कवर किए जाते हैं, कितने चैप्टर हैं। तो डेफिनेटली अगर जो हम फार्मेसी एक्ट के 1948 की जब बात करेंगे तो चैप्टर इसमें है, चैप्टर 5 हैं, 5 चैप्टर हैं इसमें। 5 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले चैप्टर 1 में हम फार्मेसी एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, जो अभी आपको मैं बता चुका क्या की चीज़ है। फिर चैप्टर 2 में है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल के इंडिया फंक्शन वर्क क्या क्या है इनके बारे में है। फिर इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल चैप्टर 3 में है। फिर इसके बाद चैप्टर 4 में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन, उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। और चैप्टर 5 में मिसलेनियस, मतलब अगर जो कोई किसी भी चीज़ को उल्लंघन करता है या किसी भी कंडीशन पे कुछ मिसप्रिंट हो जाता है या मिसबिहेवियर हो जाती है तो उसके लिए हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। अब रही बात आज के सिनेरियो के हिसाब से फार्मेसी एक्ट को डिफरेंट तरीके से लॉ और अभी इम्प्लीमेंट एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और चेंजमेंट किया गया है। जैसे कि देख रहे हैं अभी एक नया कोर्स 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था फार्माडी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एक 6 ईयर का कोर्स होता है, एक 2 ईयर का कोर्स होता है। 6 ईयर का कोर्स में एडमिशन फार्माडी के लिए इसमें 10+2 क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन 2 ईयर कोर्स के लिए उसमें वी फार्मा इम्पॉर्टेंट होता है और इसका पूरा फुल नेम होता है फार्माडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये रेगुलेशन लाया गया था 2008 में। फिर इसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2014, इसको डी फार्मा वी फार्मा कैंडिडेट के बीच में गैप जो हो रहा था उसको फुलफिल करने के लिए प्रैक्टिसेस लाया गया था। इसके तहत इसमें ये प्रावधान था कि जो डी फार्मा स्टूडेंट हैं वो उनकी 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करा करके उन्हें एग्जाम्प्टेड करके उन्हें बी फार्मा के 2nd ईयर में एडमिशन दिया जाए। और प्लस जो स्टूडेंट एजुकेशन को छोड़ चुके हैं फिर उन्हें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसलिए उनके लिए अलग से रूल लाया गया था। फिर इसका बैचलर ऑफ फार्मेसी रेगुलेशन इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया गया, जो पहले से चल रहा था 1948 से लेकर के उसमें थोड़ा सा अलग से रेगुलेशन ला दिया गया है। फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी उसके लिए भी अलग से रेगुलेशन ला दिया गया। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर फार्मेसी एंड इंस्टीट्यूट रेगुलेशन, उसके लिए क्या क्या है उसके लिए अलग से रूल आया गया। और अभी एक लेटेस्ट चल रहा है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, जो बहुत दिनों से फार्मासिस्ट के लिए मांग थी कि हमें प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी दिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए हम लोग, तो उसके लिए ये फार्मेसी एक्ट रेगुलेशन लाया गया था, जो इसमें इस रेगुलेशन 2015 में है। तो बताया जाता है कि कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि एक फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक या मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है। तो इसमें बहुत लंबा गैप है, बहुत लंबा डिटेल है, तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बताएंगे आपको। इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, तो उसमें हम डिटेल से इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इन वीडियो को हम अलग अलग से एक इन टॉपिक को अलग अलग से कवर करेंगे, तो उसमें हम डिटेल बताएंगे चीज़ें होती क्या है और क्या क्या हो रही है इसमें। ठीक है, अब रही बात हम फार्मेसी एक्ट चैप्टर 1 में हमने बात कर लिया इंट्रोडक्शन की, फार्मेसी एक्ट क्या है। अब हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो हमें बताता है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की इस्टेब्लिश क्या है, उनकी फंक्शन क्या, वर्किंग क्या, उनमें स्टाफ मेंबर की रिकमेंडेशन क्या होती है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हुई थी जो 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था। ये फार्मेसी एक्ट रिकॉग्नाइज 5 ईयर के लिए
किया जाता है, मतलब 5 ईयर के लिए इसमें मेंबर की गठन की जाती है और प्लस 5 ईयर के लिए मेंबर को फिर हटा कर दूसरे मेंबर आ जाते हैं। ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ध्यान रखिए कि फार्मेसी हमेशा रूल रेगुलेशन स्टेट के लिए भी बनाएगा, फार्मा एजुकेशन के लिए बनाएगा और फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई भी हो उनके लिए रेगुलेशन बनाएगा, उनको फॉलो बराबर करता रहेगा अंडर द कमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के तहत। अब रही बात हम जो एक फार्मेसी का मेंबर ग्रुप बनती है उस मेंबर में क्या क्या कितने होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। 6 मेंबर होंगे हमारे। 6 मेंबर क्या होंगे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। इसके यूसीजी के तहत रिक्रूटमेंट किए जाएंगे टीचिंग स्टाफ। क्या? टीचिंग स्टाफ जो रहेंगे उनके तहत रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और फिर ये यूसीजी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी के तहत डिप्लोमा या डिग्री होल्डर होना चाहिए 6 पर्सन को, ठीक है। 6 मेंबर पर्सन ये होंगे डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये इसको नॉमिनेट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 पर्सन रहेंगे हमारे मेडिकल काउंसिल के, एमसीआई के, मेडिकल के रहेंगे। 1 पर्सन यूजीसी और प्लस ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के। 1 पर्सन हमारे स्टेट काउंसिल के रहेंगे और ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और प्लस 1 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट अपनी देगी, मतलब जो हमारी स्टेट पीसीआई होगी उसके तहत जाएंगे। और प्लस भारत सरकार के तहत एक फार्मासिस्ट होंगे। प्लस एक्स ऑफिसर की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सेंट्रल के, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के एक पर्सन होंगे। तो ये इनका काम क्या है? इनका कार्यकाल 5 मंथ के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। और ये फार्मेसी को रेगुलेट करते हैं, फार्मेसी को प्रॉपर वे पे देखते रहते हैं, अपडेटिंग करते रहते हैं। और एक बात फंक्शन की बात करेंगे, जैसे कि फंक्शन हम बता चुके थे, डिजाइन द एजुकेशन पैटर्न, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्या नहीं है। फिर इसके बाद ये भी यही डिसाइड करता है कि फार्मासिस्ट डी फार्मा या बी फार्मा स्टूडेंट के लिए कितना हॉस्पिटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो फार्मासिस्ट निकल करके उनका प्रोफेशनल करियर कहाँ किस किस फील्ड में होगा, किस तरह की होगी, ये चीज़ें ये पीसीआई ही डिसाइड करती है। अप्रूवल, इंस्ट्रक्शन विड्रॉ अप्रूवल, मतलब कॉलेज को अप्रूव करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो देना और उनकी रिविजिटिंग इंस्पेक्शंस वगैरह करना, ये जो है पीसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, और ये जो कोई स्टूडेंट बाहर से या कहीं अदर कंट्रीज से फार्मेसी का कोर्स करके आता है तो उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना, या कोई यहाँ से फार्मासिस्ट बाहर जाता है तो उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसके बाद सेंट्रल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हमारी मेंटेनेंस करते हैं, मतलब सेंट्रल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसको हम मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलते हैं। फिर एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ये भी ये प्रोविज़न को डिसाइड करते हैं। फिर हम यही वर्किंग फंक्शन हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी होता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी सेम कंडीशन, सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन होता है, वही चीज़ें यहाँ पर भी बस 6 मेंबर हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट के। 5 मेंबर होंगे जिसमें 3 मेंबर मोस्टली टीचर होंगे या तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और प्लस मैक्सिमम 2 सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या अदर पर्सन को रिक्रूटमेंट कर सकता है। 1 मेंबर स्टेट मेडिकल काउंसिल के होंगे, 1 मेंबर एनालिटिकल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनालिटिकल लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से होंगे। फिर एक्स ऑफिसर की जब बात करेंगे तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल स्टाफ एंड ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर भी होंगे। स्टेट फार्मेसी ये पावर एक्वायर्ड होल्ड प्रॉपर्टीज said we president and vice president elected by the your state government। स्टेट गवर्नमेंट इसके जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनको नॉमिनेट या इलेक्टेड कर सकता है। अगर जो हम
स्टेट पीसीआई की बात करेंगे तो उनमें उनके लिए क्या क्या फंक्शंस हैं, सेम फंक्शन सेम है, मेंटेनेंस द रजिस्टर्ड, इसके बाद एंट्री द नेम एंड रजिस्टर, रिन्यूअल द नेम एंड रजिस्ट्रेशन, रिप्रिंटिंग द रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शंस ऑफ द स्टेट कॉलेज, रूल मेड द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब वर्किंग है, सेम वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। अगर जो ऑफेंसेस एंड प्लांटिस की बात करेंगे तो अगर जो कोई भी जैसे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको अपने RX लिख सकता है और इसके बाद में या RPH लिख सकता है। अगर जो कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाता है वह अपने नाम के आगे फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, डिस्पेंस या डिस्पेंसिंग केमिस्ट या अदर कंपाउंडर लिख सकता है। अगर जो इन सब प्रोविजनों में कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ना होने के बावजूद भी ये लिखता है तो स्टेट पीसीआई या सेंट्रल पीसीआई उसके लिए अलग से प्रावधान, उसके लिए पनिशमेंट का आभारी होता, तो उसके लिए पनिशमेंट या उसके लिए कुछ रूल हैं बनाए गए हैं। इससे हमारे फार्मेसी काउंसिल में होता है। उसको 5,000 से लेकर के 500 से लेकर के उससे ज़्यादा 10,000 के बीच में फ़ाइन पेमेंट करनी पड़ जाती है। फिर इसके बाद अगर जो हम डिस्पेंसिंग बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वही प्रॉपर दवा डिस्पेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम मोस्टली प्रोविजन देखते हैं। नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है सेंट्रल, ठीक है, ये भी अपना प्रोविजन करता है। और ये एक्ट इस चीज़ को कब लेके आया गया था, इस द अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस एक्ट को लेके आया गया था। अगर जो इन सब में से किसी का कोई प्रॉब्लम होता तो इसके लिए 1000 का उसको कंप्लेन किया जाएगा, उस पर्सन को लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, उस पर्सन को उसको कोई प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी नहीं दी जाएगी अगर जो कोई ऐसे विदाउट रजिस्टर्ड फार्मेसी प्रैक्टिस करता है तो। इसके बाद फेलियर टू सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन, अगर जो किसी का सर्टिफिकेट्स वगैरह मिस हो जाता है, चीज़ें होता तो सर्डन उसको रजिस्टर्ड करना। अगर जो किसी भी कंडीशन में, हमारा नेक्स्ट है कमीशन इंक्वायरी, अगर जो हम किसी भी कंडीशन में ये थोड़ा सा इस पॉइंट में ये पॉइंट से है, पॉइंट नंबर 1 ये 1 2 इसके बाद 3 और 4 ये पॉइंट वाइज है। और 4th क्या है, कमीशन इंक्वायरी। कमीशन इंक्वायरी करता क्या है, ये अगर जो किसी भी कंडीशन में स्टेट फार्मेसी डिसफंक्शन हो जाता है तो उसके लिए हमारा जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो अपने 2 नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो परमिशन देगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस 1 हाई कोर्ट के जज और 1 नॉमिनेटेड इन काउंसिल। काउंसिल से इन लोगों को ऑफेंस दिया जाएगा कमेटी को इंक्वायरी करके चलाने के लिए, कि ताकि फार्मेसी को हम प्रॉपर चला सकें। तो ये रहा फार्मेसी में, मोस्टली काफ़ी लंबा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर जो इसमें से कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे हमारे ईमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार की अगर जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर कमेंट में करेंगे, फिर मैं आपको अगेन दूसरी वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।